नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा प्रोनाउन चल रहा है और ये प्रोनाउन की अंतिम क्लास आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग जितनी भी चीज़ें प्रोनाउन में बच रखी हैं वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीटली पढ़ लिए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या चीजें होती हैं, कैसे उनका यूज होता है, कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सारी चीजें हमने जो थी रिलेटिव प्रोनाउन की वो पिछली क्लास में देखी। ठीक है, तो अब हम लोग मेरे भाई जो है, जो बचे हुए प्रोनाउन जो हमारे रह गए हैं उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोनाउन देखेंगे वो मेरे भाई होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बारे में मैंने आपको याद होगा, जब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको डिफरेंस बताया था, लेकिन यहां पर हम इसको समझेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इनका कैसे यूज होता है। समझिएगा, जो बात हमने आपका जो रिलेटेड प्रोनाउन थे उनमें जो बात देखी थी वही सेम बात यहां पर भी देखने को मिलेगी। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हमारे कुछ और नहीं होते, वो क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं ये भी अपने आप में, ये भी अपने आप में क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें तो आपका हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, एटसेट्रा, और भी होते हैं बहुत सारे। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे आप इतने याद रखो, ध्यान रखो इतने। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये सारे के सारे जो हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ये काम कैसे करेंगे वो समझ लो। तो वो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, इसको मेरे भाई ध्यान रखना। इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो आपका सीधे सीधे मेरे भाई जब भी आपको ऐसी चीज दिखाई देगी आप तुरंत पहचान लोगे कि ये अपने आप में जो है, यहां ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आ जाए, बिल्कुल कहां आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, और मेरे भाई सेंटेंस की जो एंडिंग है वो आपकी किसी क्वेश्चन मार्क के साथ हो रही हो, तो आप क्या समझे मेरी बात को, कि आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो, दूसरी चीज उसकी जो एंडिंग है वो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क से अगर हो रही है, तो अपने आप में जो ये क्वेश्चन वर्ड होगा ये मेरे भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो आप इसमें नोटिस करो, ये व्हाट आपका क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी क्वेश्चन वर्ड है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो आप तुरंत देखेंगे भैया जी एक तो ये सेंटेंस के शुरू में आया और दूसरी चीज लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड अपने आप में यहां क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा वेयर आर यू गोइंग। अब जरा मुझे यहां बताओ कि इसमें आपका जो ये वेयर दे रखा है जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड है, ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप फिर से वही चीज देखो भाई, एक तो ये सेंटेंस के शुरू में दे रखा है, दूसरी चीज हमारी लास्ट में, स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लग रखा है, क्वेश्चन मार्क लग रखा है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये यहां पर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसको भी हम यहां पे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो आई होप कि आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो पहचान लोगे बहुत आराम से। सिंपल सी बस दो बातें याद रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो वो एक तो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में होगा और दूसरी चीज आपका जो सेंटेंस है वो लास्ट हो रहा होगा क्वेश्चन मार्क पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं जिसकी मदद से आप मेरे भाई थोड़ा सा जो है फंसेंगे इन चीजों में। अब मुझे बताइएगा,
अब मुझे आप बताइए, इस वाले सेंटेंस के अंदर जो हमने ये क्वेश्चन वर्ड यूज किया है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है या मेरे भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? तो आप नोटिस करो, आप देखो, मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में दे रखा है? बिल्कुल शुरू में है क्या सेंटेंस के? तो आप कहेंगे नहीं है भैया जी, ये तो सेंटेंस के बीच में है। और अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो जाहिर सी बात है ये यू आपका सब्जेक्ट है और डू और नो वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो सब्जेक्ट वर्ब इधर और मेरे भाई ये भी सब्जेक्ट और ये भी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इधर भी है। इसका मतलब ये जो व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दे रखा है ये मेरे भाई दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए आया है। और मैंने आपसे कहा था, सीधी सीधी बात मैंने आपको बता रखी है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आ रहा होगा तो वो सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा, वो बीच में आएगा। और वो दोनों को स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा होगा? दोनों क्लाउजेस को आपस में जोड़ रहा होगा। और वहां पर वो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वहां वो अपने आप में क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो मेरे भाई यहां पर जो ये व्हाट दे रखा है, अगर कोई बच्चा इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला यहां पे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है ये, यहां पर क्या है मेरे भाई? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पे ये। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी पूरी की पूरी अगर ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो मेरे भाई वो इंट्रोगेटिव में है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में फॉलो हो रखा है। लेकिन ये वाली क्लाउज को जबरदस्ती इंट्रोगेटिव में मत करना। एग्जामिनर गड़बड़ ये करके दे देता है, कभी कभी वर्ब पहले लगा देगा, सब्जेक्ट बाद में लिख देगा, यानी इसके साथ में भी इंट्रोगेटिव फॉलो कर देता है, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होगा और कहां पर मेरे भाई आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। आई होप कि आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये पहली चीज थी जो मैंने आपको बताई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, आप इसको याद रखिएगा। डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बताया था तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी। तो आई होप कि अब इसको ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान होगा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी मेरे भाई हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो अपने आप में वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। सीधे सीधे किस चीज के लिए यूज होते हैं मेरे भाई? क्वेश्चन पूछने के लिए। ये दूसरी बात है, हालांकि इससे ज्यादा आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है खासा, जितनी जरूरत थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। लेकिन कुछ बात मैं अपने पास से आपको बताना चाह रहा हूं, आपको मैंने बताया हुआ भी है, बेसिक में भी ये बात बताई थी, यहां पर भी बता देते हैं। देखो, होता यह है, आप कभी भी मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करोगे, मैंने आपको बताया भी था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जब मैं बता रहा था आपको तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक आपके पास होते हैं कौन से? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। दोनों में मैंने डिफरेंस क्या बताया था आपको याद है? तो आप कहेंगे भैया जी बहुत बेसिक सा आपने डिफरेंस बताया था। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं इनका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं, मतलब इनका जो रिप्लाई है वो हम लोग यस और नो में कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं वी नीड टू कंप्लीट आंसर, मतलब इनका हमें पूरा आंसर देने की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू आंसर कंप्लीटली, इनका आंसर हमें पूरा करने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मैंने आपसे पूछा, ध्यान से देखना, आपको मैंने ये बताई भी रखी है लेकिन एक बार फिर से बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, ये मैंने लिखा। अब आप नोटिस करो कि यहां पर ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ये अपने आप में एक प्रकार से वैसे वर्ब से शुरू हो रहा है, हालांकि यहां पे और कोई वर्ब नहीं है तो इसको मेन वर्ब ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये प्राइमरी वर्ब है। अब ये बोल रहे हैं कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? तो भाई अगर तुम खुश होगे तो बोल दोगे यस और अगर नहीं होगे तो बोल दोगे नो। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग मेरे भाई किससे कर सकते हैं? यस और नो से कर सकते हैं। दूसरी चीज आप नोटिस करो, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम इसका आंसर यस और नो में कर पा रहे हैं। लेकिन
अगर मैंने यहीं पे क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड कर दिया, जैसे मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो मेरे भाई इसके अंदर हम लोगों ने क्या इंक्लूड कर दिया, हमने क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, यानी इस व्हाट का रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। भाई हम सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो आपको इस व्हाट का रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। दो तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं, एक तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब वाले स्ट्रक्चर के साथ में, और एक मेरे भाई क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर के साथ में। दोनों का ही स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, जब मेरे भाई वर्ब वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा तो उस केस में अगर एक ही वर्ब दे रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस वाले में। लेकिन अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा हो, तो उस केस में आप पहले लिखेंगे मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे मेरे भाई मेन वर्ब, फिर लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट अगर होगा तो, और फिर लगा देंगे मेरे भाई क्वेश्चन मार्क। ये होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर। आप मैच करके देख लो। अच्छा, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होगी तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले वो वर्ब लगानी है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब वाले केस में ही ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो पहले आपको वर्ब लगानी है, फिर मेरे भाई आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और फिर मेरे भाई आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस दो स्ट्रक्चर के अलावा आपको और तीसरा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा जब बात इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की वर्ब वाले तरीके से हो रही होगी तब, ठीक है। और इनका आंसर आप सीधे सीधे यस और नो में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे थे। तो भाई अगर जा रहे थे तो बता दोगे हाँ हम जा तो रहे थे भाई वहां पे, अगर नहीं जा रहे होगे तो नहीं बोल दोगे, सीधे सिंपल। लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करो तो मेरे भाई इसका जो स्ट्रक्चर होता है बस छोटा सा बदलाव होता है इसमें। इसमें केवल क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड हो जाएगा केवल, तो क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड कर दो बस। इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे सेम स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएंगे दोनों के दोनों। केवल केवल क्या ऐड हो जाएगा शुरू में, क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मान के चलो, अगर मैंने कहा कैसे ऐड होगा, तो अब आप देखो ऐसे करके, जैसे इस वाले को आप मैच करके देखो, यहां पे देखो कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन वर्ड ना लगाता तो ये क्वेश्चन नॉर्मली इतना हो जाता ना, आर यू डूइंग, भाई तुम कुछ कर रहे हो क्या, ऐसे करके हो जाता आर यू डूइंग। हालांकि पूरी सेंस नहीं बन रही थी, हमें कुछ और लगाना पड़ता, इस डूइंग वर्ब का हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता वहां पे, तब काम बनता। लेकिन क्वेश्चन वर्ड यहां पे लगा हुआ है तो बस आप नॉर्मल नोटिस करो, क्या ये आर यहां पे अपने आप में वर्ब है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यू अपने आप में यहां क्या है, सब्जेक्ट है, और ये यहां पे क्या है, मेन वर्ब है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे। तो देखो ये वही वाला तो कॉम्बिनेशन बन गया ऊपर वाला, पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, फिर सब्जेक्ट दे रखा है, और फिर मेरे भाई मेन वर्ब दे रखी है डूइंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस कुछ नहीं करना होता, जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा तो नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर के ठीक आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक पॉइंट जरूर क्लिक कर रहा होगा, भैया जी आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे बहुत समय लगा रहे हो, आप ये चीज दोबारा से इतनी अच्छे से क्यों बता रहे हो, इसका रीजन समझो। मेरे भाई ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं कल जैसे ही CHSL मेंस की आंसर की आई, मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया और मैंने पाया कि उसके अंदर रीऑर्डरिंग के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। और रीऑर्डरिंग का मतलब होता है सीधे सीधे आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर पकड़ होना। और इसीलिए मेरे भाई मैंने बेसिक के अंदर आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सिखाए थे, इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, और मेंस में ही नहीं, इवन MTS, CHSL इन सब में पूछता है बहुत ज्यादा। अब आप सोचो मेंस का जो CHSL मेन जिसका सॉल्यूशन हम शाम 8 बजे करेंगे आज, तो उसमें मैंने देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन रीऑर्डरिंग पे बेस्ड थे। उसमें सीधे सीधे आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना था, बिल्कुल अपने उसमें स्ट्रक्चर में लगाना था उसको। तो वो कब लगा पाओगे, जब आपको ये स्ट्रक्चर की जानकारी होगी, इनको बनाना आ रहा होगा जब आपको। तो इसको बढ़िया तरीके से सीख लो, जितनी बात बताई है दिमाग में फिट कर लेना कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला बनाना पड़ जाए तो बस कुछ मत करना, नॉर्मल स्ट्रक्चर के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना, बात खत्म, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन वर्ड वाले का। नॉर्मल वाले का याद रख लो, इसका अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बस इतनी नॉलेज आपको देनी थी, इतनी काफी है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, इससे ज्यादा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और कुछ नहीं समझना आपको, ठीक है।
बाकी अगर डीप में जाओगे तो मेरे भाई फिर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हु पर्सन को रेफर करता है, व्हाट चीजों को लिए आता है, व्हेन टाइम को रेफर करता है, वेयर प्लेस को रेफर करता है, बहुत सारी चीजें हैं अगर आप बिल्कुल डीप में जाएंगे तो। हालांकि उतनी ज्यादा आपको अभी ऐसी नीड नहीं है, ठीक है। फिर भी जो जरूरी जरूरी है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। जैसे ये टाइम को रेफर करता है, ये जगह को रेफर करता है, ये किसी चीज की बात करेगा और ये पर्सन को रेफर करेगा, और जो विच होता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। बस इतनी ही आपको अगर याद है तो काफी है, इससे ज्यादा आपको इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो अब हम लोग जो है बात करेंगे एक नेक्स्ट प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक नया प्रोनाउन सीखेंगे। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है मेरे भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है जी। अच्छा, पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बचा हुआ है, चलो डिमॉन्स्ट्रेटिव कर लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका क्या मतलब होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, तो ध्यान से समझिए। जब आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, यानी उसको बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहा होता है कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं और वो यहां रखी हुई है। जैसे अगर मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, ऐसे करके बोला दिस इज अ मार्कर, तो मेरे भाई मैं मार्कर को पिन पॉइंट कर रहा हूं कि ये जो है वो मार्कर है। ऐसे ही मैंने कहा दिस इज अ फोन, तो मेरे भाई मेरे सामने जो ये रखा हुआ है मैं इस फोन की बात कर रहा हूं। तो आप याद रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी ना किसी चीज की तरफ क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं उस चीज की तरफ कि भाई हम इस चीज की बात कर रहे हैं। और उसके लिए जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने आप में चार निकल के आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो मेरे भाई आता है आपका दिस, और एक आपका निकल के आता है दैट। अब आप कहेंगे भैया जी अभी तो आपने कहा चार होते हैं, आप तो दो ही लिखा रहे हो। समझो, मैं रीजन बता रहा हूं मेरे भाई। देखो, असल में होता क्या है, जो दिस होता है और दैट होता है, असल में तो ये दो ही होते हैं, लेकिन इनके लिए और भी हैं, वो इनसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो दिस और दैट होते हैं ये मेरे भाई दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए आएंगे। यानी जब आप बात किसी एक चीज की कर रहे होगे, जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, अभी एक मार्कर की बात कर रहे हैं तो हम दिस बोल रहे हैं, तो एक के लिए दिस बोल दिया। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा हो गए, अब ये दो हो गए, तो हम ये नहीं कह सकते इनको दिस इज अ मार्कर, अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो मेरे भाई प्लूरल हो जाएंगे। तो प्लूरल के लिए इनकी अलग प्रोनाउन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मेरे भाई दिस के लिए अगर आपको प्लूरल चाहिए तो वो होता है आपका दीज। क्या होता है? दीज होता है। और अच्छा, दैट के लिए अगर आपको प्लूरल चाहिए तो वो क्या होता है? वो होता है मेरे भाई दोज। ठीक है ना? तो दिस के लिए अगर आपको प्लूरल चाहिए होगा तो वो दीज आएगा, और दैट के लिए अगर प्लूरल चाहिए तो वो क्या आएगा? दोज आएगा। लेकिन दोनों का क्या यूज है भाई? मतलब कैसे पता चलेगा कि भैया जी कहां दीज लगाना है, कहां दैट लगाना है, कहां दिस वाले लगाने, कहां दैट वाले लगाने हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, ये पहली टाइप के होते हैं और ये दूसरे, लेकिन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। दिस वाला कहां लगाना है, दैट वाला कहां लगाना है, समझिए। जब भी आप किसी ऐसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो जो आपके पास है या प्रेजेंट में मौजूद है, तो उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप मेरे भाई दिस वाले प्रोनाउन लगाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आपसे दूर है या मेरे भाई पास्ट में कभी हुई हो, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप जो प्रोनाउन लगाएंगे वो दैट वाले लगाएंगे। तो आप बस इतना मान के चलिए, अगर कोई चीज आपके पास है तो आप लगा देंगे उसके लिए दिस वाले प्रोनाउन, लेकिन अगर कोई चीज आपसे दूर है तो आप लगाएंगे उसके लिए दैट वाले प्रोनाउन। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जब पिछली बार बैच पढ़ाया था तब भी मैंने इसी तरीके से बताया था, इस बार भी मैं इसी तरीके से बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है, अभी ये मेरे पास है, तो मैं इसको क्या कह दूंगा? दिस इज अ मार्कर।
लेकिन अब ये मेरे से दूर हो गया, तो अब मैं नहीं बोल सकता इसको दिस इज अ मार्कर, अब मुझे बोलना होगा दैट इज अ मार्कर, क्योंकि अब ये मुझसे दूर हो गया। अब ऐसे ही फिर से आ जाओ वापस। अब मेरे भाई मेरे पास है 2 मार्कर, अभी तो ये मेरे पास है, अगर मेरे पास है और एक से ज्यादा है तो मैं दिस इज अ मार्कर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दीज आर मार्कर्स। क्या बोलूंगा? दीज आर मार्कर्स। लेकिन अब ये मुझसे दूर हो गए, दूर हो गए तो एक से ज्यादा है, तो दूर हो गए तो दूर के लिए दैट वाले प्रोनाउन आते हैं, तो अब हमें क्या बोलना होगा? दोज आर मार्कर्स। क्या बोलना होगा? दोज आर मार्कर्स, क्योंकि दूर है और एक से ज्यादा है, दूर के लिए दैट वाले प्रोनाउन आते हैं। तो मेरे भाई अब हमें क्या बोलना होगा? दोज आर मार्कर्स। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आज अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आप बस इतना हिंट के लिए इस पे लिख लीजिएगा कि जो दिस वाले होते हैं ये मेरे भाई आपके पास की सेंस में आएंगे, जब कोई चीज आपके पास के सेंस में होगी तब, और दैट वाले आप तब लगाएंगे जब सेंस दूर की होगी, दूर की होगी। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यही पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा भैया जी पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि चीजें पास में है या दूर है? तो मैंने कहा ना कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट छुपा रखी होगी, बस वो हिंट आपको पकड़नी होगी, उससे आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने नॉर्मली ऐसे बोल दिया, आई वॉन्ट दिस बुक। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता, आई वॉन्ट दैट बुक? क्या दोनों में कुछ गलत हो गया क्या? बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी बात चाहे आप ये वाली बोलो चाहे आप ये वाली बोलो, बातें तो अपने आप में दोनों ही ठीक है, लेकिन जब बिल्कुल ही इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा तो हम मेरे भाई ऐसे एकदम से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भैया जी दैट गलत हो जाएगा, दिस को प्रायोरिटी पे रखो ना, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही अपनी जगह पे सही है। अगर आप बोल रहे हैं आई वॉन्ट दिस बुक तो मुझे ये वाली किताब चाहिए, लेकिन अगर आपने बोला आई वॉन्ट दैट बुक तो आपको वो वाली किताब चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर बुक की ही बात हो रही है दोनों जगह पे, लेकिन दिस लगा के वो ये बताना चाह रहा है कि मेरे भाई आप सीधे सीधे जिस किताब की बात कर रहे हैं वो आपके पास में है, आप पास वाली किताब की बात कर रहे हैं। लेकिन दैट लगा के वो ये बताना चाह रहा है कि आप जिस किताब की बात कर रहे हैं आपको जो किताब चाहिए वो आपसे दूर है। तो बस सेंस में ये केवल इतना डिफरेंस हो रहा है, बाकी मेरे भाई आ दिस भी सकता है दैट भी आ सकता है। बिल्कुल ही जब एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन वैसे बनाता नहीं ज्यादा खास, लेकिन अगर बनाएगा तो मेरे भाई डिफरेंस करके देगा, वो कहीं ना कहीं उसमें हिंट आपको छुपा के देगा, जिससे आपको सीधे पता चल जाएगा कि यहां दूर की सेंस बन रही है या पास की सेंस बन रही है, वो सीधे सीधे आपको हिंट देके देगा। लेकिन मोस्टली केसेस में पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर? देखो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है आपसे, इसमें उसका क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न रहता है वो आपसे बात करते हैं। देख अभी मैंने क्योंकि पिछले टाइम पे अभी मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था एग्जाम्स जो हुए हैं प्रीवियस ईयर आपके, तो उसमें मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दे रखा था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, क्या कोई गड़बड़ नजर आ रही है इसके अंदर? तो आप नोटिस करो, कह रहा है आई वांट टू लर्न दिस चैप्टर्स। भाई एक बात बताओ, आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिस अपने आप में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों हो सकता है। यहां पर ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन आप समझो लॉजिक तो इसके अंदर वही है। भाई आप जानते हो कि दिस आपका चाहे भले एडजेक्टिव का काम करे चाहे प्रोनाउन का काम करे, ये रहना तो सिंगुलर ही है, प्लूरल तो नहीं हो जाएगा ये। और जब ये सिंगुलर रहना है तो ये जिसके लिए आएगा वो चीज भी तो इसके लिए सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन अब आपका ये तो प्लूरल दे रखा है, तो बस मेरे भाई इसको सिंगुलर करने की गड़बड़ मत करना। अगर ये आपको प्लूरल दे रखा है तो इसको प्लूरल ही रहने दो, बस इसको चेंज कर दो, क्योंकि नाउन अपने आप में डेफिनेट है, वो चैप्टर्स की बात कर रहा है, ठीक है, हम इसको प्लूरल कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि हम जानते हैं दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। तो मेरे भाई यहां दिस को काट के क्या करना था, दीज करना था, बस ये गड़बड़ है। अब एग्जामिनर इसको खतरनाक तरीके से अगर क्वेश्चन में बनाता तो वो यहां रखता इसके बीच में ऐसे करके ऑब्लिक लगाता यहां बीच में, जिससे क्या होता अगर बच्चा इधर वाले पार्ट में गलती मार्क करता तब तो ठीक था, लेकिन अगर वो चैप्टर्स को काट के चैप्टर कर देता तब गलत हो जाता। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी कहीं ना कहीं बच्चों को कभी कभी फंसा देता है।
तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव आपको एडजेक्टिव की जरूरत थी, जो कि दिस नहीं दीज लगाना था, क्योंकि यहाँ चैप्टर्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल एडजेक्टिव आएगा ना, सीधे सीधे समझो, प्लूरल एडजेक्टिव या डेटरमिनर जो भी आप बोलना चाहो उसको। तो यहाँ पे दिस का दीज हो जाएगा, दिस का दीज हो जाएगा, ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख दूं, ये प्रोनाउन वाला भी क्वेश्चन लिख देते हैं। आप कहेंगे भैया जी पढ़ा तो प्रोनाउन रहे थे, एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन करा दिया, तो एक प्रोनाउन वाला भी ले लो। जैसे मैंने लिखा अब जरा बताओ क्या ये ठीक है? ये क्वेश्चन क्या अपने आप में ठीक है अभी? तो आप नोटिस करो, दीज आया, ये अपने आप में यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद वर्ब दे रखी है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मेरे भाई सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, तो ये जो देर है, ये सब्जेक्ट, दीज जो दे रखा है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये दीज अपने आप में यहां क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो भाई ये किसी ना किसी चीज को तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होगा ना, किसी की तरफ तो संकेत कर रहा होगा। तो ये काइट की तरफ देखो संकेत कर रहा है, दीज आर माई काइट। लेकिन आप समझो, आप जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, वो अपने आप में मेरे भाई कैसी है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो मेरे भाई इसकी तरफ इशारा करने वाला जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर आएगा, यानी दिस नहीं आएगा मेरे भाई। जो दीज लगा रखा है ये नहीं आएगा, यहां दिस लगाना पड़ेगा। तो प्रोनाउन का एरर है यहाँ पे। और दूसरी चीज भाई, अब ये काइट आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, तो आर भी नहीं आएगा, एज आएगा। तो दिस इज माई काइट बोलेंगे, ना कि मेरे भाई दीज आर माई काइट, वो गलत हो जाएगा। तो नाउन यहाँ पे आपका सिंगुलर दे रखा है, जिसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो प्रोनाउन के तहत। तो मेरे भाई आप इसके लिए सिंगुलर है तो सिंगुलर ही तो प्रोनाउन यूज करोगे। तो यहाँ पे दीज नहीं आएगा, दिस आएगा, और दिस लगाओगे तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, इज आएगी फिर। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीजों को समझ पाए होंगे भाई। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे एडजेक्टिव किससे भी करा दिया, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेरे भाई सीधे सीधे प्रोनाउन का भी करा दिया, क्योंकि दोनों ही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एडजेक्टिव में जब हम इसको पढ़ेंगे ना दोबारा से, फिर और क्वेश्चन भी करेंगे इसके। ठीक है, चल आगे चलते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, और बस केवल जितना मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है इतना अगर आपको ध्यान है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना? केवल ये जो इतनी बातें इधर लिखी हुई है, बस इतनी ही आपके काम की है भाई। दिस आपका पास के लिए आता है तो सिंगुलर के लिए दिस लगाएंगे, और अगर उसके प्लूरल की जरूरत होगी तो दीज लगा देंगे। ऐसे ही दैट आप कब लगाएंगे? जब चीज आपसे दूर हो, तो मेरे भाई उस केस में दैट लगा दोगे सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए जरूरत पड़ेगी उसी चीज के लिए, तो दूर की चीज के लिए तो दोज लगा देंगे। बस ये डिफरेंस क्लियर रखना। ठीक है जी, चल अब हम लोग अगले चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 प्रोनाउन पे, आज के प्रोनाउन नंबर 3 पे चलते हैं, और फिर हमारा लास्ट छोटू सा प्रोनाउन बचेगा, उसको भी देख लेंगे। वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल छोटू सा प्रोनाउन है, आराम से हमारा वो हो जाएगा। चलो अब हम जो देखने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन भाई क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन? देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब ऐसे होता है, ये बेसिकली क्या करेंगे, दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाने का काम करते हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं परस्पर जोड़ देंगे, ये मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, जो आपके ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ये दो चीजों को या दो पर्सन को आपस में मिलाने का काम करेंगे। इनको हिंदी में कहा जाता है परस्पर वाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकेट करना इनका काम होता है। रेसिप्रोकेट का मतलब ही होता है परस्पर साथ लाना दो चीजों को। अब ये आपके जो होते हैं वो मेरे भाई दो होते हैं, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपका होता है ईच अदर, और एक होता है आपका वन अनदर। अब उन बातों को मैं सबसे पहले रखूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आपके जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो दो होते हैं, एक तो ईच अदर होता है और एक वन अनदर होता है। लेकिन दोनों में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, एग्जामिनर एक गलती करता है।
अगर वो मेरे भाई ईच लगा के देगा तो हमेशा याद रखना ईच के साथ आपको अदर ही लगाना पड़ेगा। अगर वो वन लगा के देगा तो वन के साथ हमेशा आपको अनोदर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर ने कई बार ऐसा भी किया है कि ईच के साथ मेरे भाई आपको लगा के दे दिया है अनोदर, तो ऐसा अगर कभी भी लिखा दिख जाए तो गलत होगा। ऐसे वन के साथ कभी कभी एग्जामिनर लगा के दे देता है अदर, तो मेरे भाई अगर वो इनको आपस में इंटरचेंज कर दे कि ईच के साथ अनोदर लगा दे और वन के साथ अदर लगा दे, तो ये दोनों की दोनों चीजें अपने आप में गलत हो जाएंगी। तो मेरे भाई ये नोट है आप लोगों के लिए, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऐसा करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ बात करते हैं कि ईच अदर का कहां यूज होता है और मेरे भाई वन अनोदर का कहां यूज होता है। तो जो ईच अदर होता है, ध्यान से मेरी बात समझिए, जो ईच अदर होता है इसका यूज आप तब करेंगे जब सेंटेंस के अंदर एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही होगी। कितने लोगों की? दो लोगों की। तो जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही होगी तो मेरे भाई उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में हमारे दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि कितने लोग हैं, बस इतना आइडिया होगा कि हाँ ज्यादा है, एक से ज्यादा है, लेकिन कितने हैं ये पता नहीं है। तो उस केस में मेरे भाई हम उनको दो से ज्यादा मान के चलेंगे। अब दो से ज्यादा वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 450 500 जितने भी हो, हमें मतलब नहीं है। हमें बस इससे मतलब होगा कि अगर लोग दो से ज्यादा है तो मेरे भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर आएगा। लेकिन अगर आपके दो लोग हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर आएगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में फिट हो गई भाई साहब? बहुत बढ़िया, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट रखिएगा। अब बारी है इन पर क्वेश्चन करने की। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं इन पे क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल्स को देखिएगा। क्वेरलिंग, चलो भाई, ये बिल्कुल एक तरीके से जैसा क्वेश्चन आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन से जुड़ा एग्जाम में मिल सकता है, सेम बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। बस आपको इसमें चीजें समझनी है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स बट क्वेरलिंग विद वन अनदर बिटरली। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई वैसे तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब लड़ते हैं ना तो ऐसे लड़ते हैं जैसे बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से लड़ते हैं, जैसे दुश्मन लड़ते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से लड़ते हैं आपस में वो लोग। अच्छे दोस्त हैं जबकि, लेकिन लड़ते इस तरीके से जैसे कि कितने भयंकर वाले दुश्मन हो। बिटरली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, लेकिन आप समझो यहां पर आपको दे प्रोनाउन लगा के दिया है। बोथ मेरे भाई अपने आप में एक कंजंक्शन होता है। आर आपका मेरे भाई वर्ब है यहाँ पे। गुड फ्रेंड्स उसके बारे में, दे के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज जिसे हम कह सकते हैं। फिर आपका बट यहाँ कंजंक्शन दे रखा है। फिर क्वेरलिंग आपका दे रखा है, क्वेरलिंग विद। और फिर मेरे भाई अगर हम बात करें प्रेपोजिशन है विद के बाद, ये जो आपको दे रखा है वन अनदर, ये अपने आप में प्रोनाउन है, तो भाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है। ठीक है, फिर बिटरली आपका एडवर्ब है। कैसे फाइट कर रहे हैं भाई? बिटरली फाइट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई असली जो काम है वो किस चीज का है पता है? ये वन अनदर का। क्या ये ठीक लगा हुआ है यहां पे? ये आपका यहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है मेरे भाई? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये ठीक लगा हुआ है यहां पे? तो आप नोटिस करो, दे लगा रखा है, ठीक है। क्या इससे आपको पता चल रहा है कि आप दो की बात कर रहे हो एग्जैक्ट? आप कहेंगे नहीं। लेकिन आप नोटिस करो यहां पर एक वर्ड इंक्लूड किया गया है बोथ। मैं आपको बता दूं, जब भी मेरे भाई आप बोथ की बात करेंगे तो वहां सीधे सीधे आपको हिंट मिल जाती है कि आप मेरे भाई दो लोगों की बात कर रहे हैं।
इसको स्टार बना के पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा कि मेरे भाई जब भी आपके सेंटेंस में बोथ को इंक्लूड कर लिया जाएगा तो उस केस में आप सीधे सीधे दो लोगों की बात कर रहे होंगे। अब यहां पे बोथ इंक्लूड कर दिया यानी कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दो लोगों की बात कर रहा हूं एग्जैक्ट। तो दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था भाई, जब दो की बात हो रही होगी तो वन अनदर थोड़ी ना आएगा, वो तो दो से ज्यादा के लिए आता है। तो यहां पे जो आएगा वो असल में ईच अदर आएगा, ना कि मेरे भाई आपका वन अनदर। तो गलती बस यही थी इसके अंदर, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक था। पूरा जो क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन पे ठिका हुआ था वो यहां था। जो बच्चा बोथ के बारे में जानता होता कि ये दो के लिए आता है एग्जैक्ट, वो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना के निकल जाता, बाकी बच्चे फंस जाते हैं यहां पे। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे बेस्ड इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आपका मेन जो काम होगा वो ये चीज पकड़ना होगा कि सेंटेंस में आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो दो से ज्यादा है या फिर दो है। अगर दो होंगी तो ईच अदर आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और दो से ज्यादा होंगी तो वन अनदर आएगा। ठीक है भाई, तो आई होप कि अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं उनमें आप मेरे भाई उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं इस पर बेस्ड, उसको भी करके बताइएगा जरा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा, जितनी चीजें बताई हैं बस उतनी चीजें दिमाग में उतार लो बिल्कुल अपने पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, क्वेश्चन देखना ध्यान से, मैंने लिखा आई हैव थ्री सन्स, ठीक है ना। अब मुझे बताना यहां क्या आएगा। इन दोनों में से यहां पर क्या लगाएं, क्या ईच अदर लगाएं या वन अनदर लगाएं, कौन सी टर्म आएगी। तो फिर से वही बात मैंने कहा था, कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्वेश्चन नजर आए, चलिए भाई बताइए क्या आएगा यहां पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आई हैव थ्री सन्स हु लिव हैप्पीली विद ईच अदर या वन अनदर। तो मैंने कहा था कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आपका जो स्टेटमेंट में रहेगा वो ये रहेगा कि आप ये देखेंगे कि इसमें बात कितने लोगों की हो रही है या कितनी चीजों की बात हो रही है। तो आप नोटिस करो, कह रहा है आई हैव थ्री सन्स, यानी यहां पर तीन लड़कों की बात हो रही है, तीन लड़के। तो यहां कहीं ना कहीं तीन की बात हो रही है। और मैंने कहा अगर तीन की बात हो रही है तो ये अपने आप में दो से ज्यादा है या नहीं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। और मैंने क्या कहा था कि जब दो से ज्यादा की बात होगी तो मेरे भाई ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। यानी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, वन अनदर बनेगा। अगर एग्जामिनर ईच अदर लगा के दे देता तो गलत हो जाती बात, क्योंकि भाई बात यहां पे तीन लड़कों की हो रही है, और तीन लड़कों की हो रही है तो डेफिनेटली दो से तो ज्यादा ही हो गए, और दो से ज्यादा हो गए तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वन अनदर। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप कि आपको वन अनदर और ईच अदर का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। एक बार में अगर समझ में ना आए तो आप इसको थोड़ा सा पीछे हटा के देख लेना। मैंने एक बार नहीं कम से कम तीन बार इस चीज को बोला है बार बार कि भाई ईच अदर के लिए तब हम यूज करेंगे जब बात दो की हो रही होगी, और वन अनदर का यूज हम तब करेंगे जब बात दो से ज्यादा की हो रही होगी। आई होप कि अब आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ जो कि हमारा अंतिम प्रोनाउन होने वाला है। और अंतिम प्रोनाउन क्या है भाई, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको बताया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। आपको याद होगा जब मैं आपको बेसिक की क्लास करा रहा था तो उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन जब बता रहा था तो वहां भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के अंदर वहां भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है वो क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, असल में जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है ध्यान से समझना, ये लास्ट है हमारा। एक्सक्लेमेटरी
प्रोनाउन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो होता है वो अपने आप में सेंटेंस के अंदर एक सडन एक्सप्रेशन डालता है, सडन एक्सप्रेशन बिल्कुल। जैसे हमने बोला अलॉज, तो ये भी सडन एक्सप्रेशन है। जैसे बोलते ना कि अरे यार ये क्या हो गया, तो ये कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेशंस होते हैं सडन एक्सप्रेशंस, वो अपने आप में मेरे भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं मेरे भाई एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंदर और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा जो आपका चलता है वो चलता है मेरे भाई व्हाट, सबसे ज्यादा ये व्हाट, व्हाट चलता है सबसे ज्यादा। अब व्हाट जब आएगा तो इसकी खास बात समझना, जब ये क्वेश्चन के अंदर सडन एक्सप्रेशन बनाता है तो इसकी जो वहां सेंस बन रही होती है अपने आप में, जो वहां इसकी सेंस बन रही होती है वो मेरे भाई सरप्राइज की सेंस बन रही होती है, सरप्राइज एलिमेंट की सेंस बना रहा होता है ये सरप्राइज। ठीक है ना, तो सेंस जो वहां बन रही होगी इसकी वो कैसी बन रही होगी, सरप्राइज सेंस बन रही होगी। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखना इसके, मैंने कहा व्हाट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अब देखो यहां पे कैसी सेंस बन रही है, कह रहे व्हाट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, क्या तुमने एग्जाम पास कर लिया। तो यहां पर ये जो व्हाट है, ये अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले कोई, तो मेरे भाई यहां पर ये एक प्रोनाउन है, और वो भी कौन सा प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है मेरे भाई, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है यहाँ पे ये। और ये अपने आप में यहाँ पे क्या बना रहा है, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट टाइप की सेंस बना रहा है। जैसे मैंने बोला व्हाट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, क्या तुमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो मेरे भाई यहां पर ये जो व्हाट है वो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, और साथ ही साथ सरप्राइज एलिमेंट की सेंस बना रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यही आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है, तो उस पे भी कभी आपका जब हम पढ़ा रहे होंगे एडजेक्टिव चैप्टर, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे, तो उसमें मैं आपको दोबारा से भी ये चीजें पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसमें आपको दोबारा से देखने को मिलेंगी। जैसे आपको एडजेक्टिव के अंदर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। उन्हीं को आप मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर भी बोल देते हो। तो वो आपका बोलने का तरीका है। हालांकि मैंने पूरी बात आपको बता रखी है बेसिक वाली क्लास में ही कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों ही अगर देखा जाए तो एक ही में से निकले हुए एडजेक्टिव के ही भाग होते हैं छोटे छोटे। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा उनमें डिफरेंस क्लियर रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेरे भाई बहुत सारी चीजें वहां देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। आपके ऐसी अगर हम बात करें तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डिमोन्स्ट्रेटिव भी एडजेक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो हम वो चीजें वहां पे देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में मेरे भाई हमारा इतना ही है। मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तक चीजें बता दी हैं, मैंने आपको बता दिया है केवल यही जो चीज है वो आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में नजर आएगी। ऐसे ही ये लगा हुआ होगा सीधे सीधे एलिमेंट आपका, तो इससे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सेंस किसकी बन रही है। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन ये तो होता ही है, अगर आपको और भी दिख जाए और मेरे भाई सीधे सीधे वहां पे वो पूछे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और आपको ऑप्शन में वो सीधे सीधे बता दे कि भाई प्रोनाउन है, नाउन है, या प्रेपोजिशन है, या कंजंक्शन है, तो आप सीधे सीधे प्रोनाउन ठोक के आना जब भी मेरे भाई इस टाइप से कोई आपको दे रखा हो, जैसे अलाउज हो गया, हुर्रे हो गया, ब्रावो हो गया। वैसे तो ये इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं, जितने भी आपके सडन एक्सप्रेशंस होते हैं वो इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं वैसे। लेकिन मेरे भाई मैंने कहा था एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह फॉर्म कर वर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई अगर मान लो वहां पे आपको इंटरजेक्शन दे ही ना पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में, प्रोनाउन दे दे, तो क्या करोगे। तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सडन एक्सप्रेशंस को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो दोनों में से कहीं ना कहीं या तो इंटरजेक्शन दे रखा होगा, या एडजेक्टिव दे रखा होगा, या प्रोनाउन दे रखा होगा। तीनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। डिफरेंस या तीनों में से कोई एक ही दे रखा होगा वहां पे, और बस वही आपको चुनना होगा, ठीक है मेरे भाई। चल तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी मिलेंगे आप लोगों से कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।